हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्क सहायक भर्ती के बारे में। तो जूनियर असिस्टेंट 5512 का प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। देखो, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता 30 क्वेश्चन 30 नंबर। नंबर 2 पर सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग, हिंदी 30 नंबर की, रीजनिंग 15 नंबर की 15 क्वेश्चन, और सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर। और यदि हम बात करें वहीं, तो अगला सेशन कंप्यूटर का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर के सेशन की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी यानी उत्तर प्रदेश का जीके 20 क्वेश्चन 20 नंबर। टोटल जूनियर असिस्टेंट की मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उनके लिए 100 ही नंबर निर्धारित होंगे। ये था आपका जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो पहला पोर्शन हमने लिया है हिंदी का, यानी जिसका नाम दिया है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो इसमें कहा है देव्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, देव्यागमन के संधि विच्छेद की यदि हम बात करें तो देवी प्लस आगमन यानी देव्यागमन, ठीक है ना। देव्यागमन यानी क्वेश्चन नंबर 1 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, देवी प्लस आगमन, ठीक है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ को पहचानिए। मतलब जो श्रुति सम शब्द है, इनमें से कौन सा अलग है, कौन सा बेमेल है, ये हमें बताना है। तो कुल और कुल ये दोनों अलग है। रात्रि निशा को कहते हैं, किरण रश्मि को कहते हैं, अभिलाषा इच्छा को कहते हैं। ये कुल दोनों का अर्थ अलग है। इसका अर्थ होता है कुल यानी वंश, और कुल का अर्थ होता है किनारा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि अभय और उभय शब्द का सही अर्थ क्या है। तो देखिए, अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 में कहा लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द है। जो लक्ष्य होता है उसका अनेकार्थी शब्द की यदि मैं बात करूं तो लक्ष्य का निशाना भी होता है और उद्देश्य भी होता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रहा हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है। मतलब जो हिरण्य गर्भ है इसका पर्यायवाची शब्द बताना क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ब्रह्मा का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हिरण्यगर्भ का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें, जो कि अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या कहा है कि पाटल का अर्थ है। ये जो पाटल शब्द दिया है ना, इसका अर्थ क्या है। तो भैया पाटल का अर्थ होता है गुलाब। जो गुलाब का फूल होता है ना, उसको पाटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें तो 7 में कहा महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। मतलब महात्मा महान है जिसकी आत्मा, तो इसका हो जाएगा दुरात्मा यानी जिसकी आत्मा बुरी है। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें तो 8 में हमसे पूछा है कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताओ। तो प्रीति प्लस आशा यानी ऑप्शन नंबर सी प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो 9 में हमसे कहा है कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। ये जो खिचड़ी शब्द है ना, ये आपका देशज शब्द है। मतलब अपने ही देश में ये जन्मा है, उपजा है। जो विदेश से लिया आता है वो विदेशज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो भैया ये कान जो है विदेशी शब्द नहीं है। कान मतलब कर्ण, जो कान जिससे हम सुनते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। 11 की यदि हम बात करें तो 11 में हमसे पूछा है कि द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो ये जो अजीर है, इसका ये देखो एक प्रैक्टिस सेट में और आया था, आज फिर आ गया। तो अजीर का जो सही अर्थ होता है वो होता है आंगन, ठीक है। यानी दशरथ के जो पुत्र है वो आंगन में खेल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें तो 12 में क्या कहा हमसे। 12 में कह रखा है कि वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है से। एक सेकंड 12 को दोबारा देख लो। ये कह रखा वह घर से बाहर गया, मतलब घर से बाहर चला गया। तो कहने का मतलब है घर से अलग हो गया, और अलग होने की स्थिति में अपादान कारक आता। तो ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये लगाओ डी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से भी होता है, लेकिन
से जो होता है ना वो माध्यम से होता है, लेकिन यहाँ पर अलगाव की स्थिति हो रही है, वह घर से बाहर गया, तो बाहर जाने की स्थिति में आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अलगाव के लिए अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा आपका से, तो डी आंसर होगा 12 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें हमसे पूछा है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अजात शत्रु कहेंगे। भूतकाल के भेद बताइए, तो भैया भूतकाल के भेद होते हैं 6। और क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो 15 में क्या क्या रखा है, थोड़ा तेजी पकड़ लीजिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, नकल नहीं कहना, नकल की है ना, बोल के देख लो। जो आपका पुरुष का बोध कराता है पुल्लिंग, जो स्त्री का बोध कराता है स्त्रीलिंग। 16 में क्या रखा है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा है, ऐसा क्या है ये हमसे पूछा गया है, तो भैया ये अव्यय शब्द है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में क्या रखा है, कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, यानी कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों की यदि मैं बात करूं तो 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में हमसे पूछा है कि जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण, यानी मिठास किससे बना है, मीठा से बना है। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करें तो 19 में क्या रखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, मतलब कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है ये हमसे पूछा है, तो जीजी बीसा ऐसे लिखा जाता है, जीजी बीसा शुद्ध, ऑप्शन नंबर डी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 में क्या रखा हमसे, कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है, मतलब जिसको बोलने के साथ हवा भी निकले और जीभ संघर्ष करे। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी है संघर्षी व्यंजन है 20 का आंसर। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 में हमसे क्या कह रखा है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम था, जो नागार्जुन थे नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है ये हमसे पूछा है, तो वैद्यनाथ मिश्र इसका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ये गद्यांश दिया भैया, इस गद्यांश को पढ़ करके हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गद्यांश आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। देखो ये छांट के ही तो उत्तर देने हैं। स्क्रीनशॉट लो चलो जल्दी से इसका, एक लाइन और रह रही है अभी, ठीक है, एक लाइन और रह, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो एक लाइन और रह रही है, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए क्या होता है, बहुत बड़ा गद्यांश दिया है, कुछ गद्यांश इधर दिया है, इसको भी स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और वो 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इस प्रकार, देखो 22वां क्वेश्चन ये है, 23वां क्वेश्चन ये है, और 24वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये 23 क्वेश्चन हो गया, गद्यांश में से पढ़कर उत्तर देने हैं इसके, ठीक है। 24वां क्वेश्चन ये काफ़ी बड़े बड़े दिए हैं, 24 के ऑप्शन, और देखो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन ये देखो, गद्यांश में से पढ़कर उत्तर देने हैं, स्लाइड को आगे पीछे ज़्यादा करना पड़ेगा, और ये तो हल्के क्वेश्चन होते हैं, पढ़ के ही इनके आंसर कर लेते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। 26 में हमसे पूछा है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार, अरे खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, तो उपमा में उपमान की प्रधानता, उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए 26 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है भैया, हास होता है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28 में हमसे क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। 28 की यदि हम बात करें तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका मिश्र वाक्य हो गया। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो 29 में पूछा है ऋण मुक्त में कौन सा समास है, तो ऋण मुक्त में समास की यदि बात करूं तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, यानी ऋण से मुक्त होने वाला। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, भैया जो पहले कभी ना हुआ उसको क्या बोलेंगे, अभूतपूर्व बोलेंगे, एक शब्द था वाक्य के लिए। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग की यदि मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी पहला क्वेश्चन नंबर 31 किस प्रकार है, देखो सुन लो। ये हमें कथन और कारक वाला क्वेश्चन दिया है, देखो कैसे करना है इसको, यहाँ पर समझो कैसे, ध्यान दो इसे। 31 की यदि हम बात करें तो 31 में हमसे कहा है कि
कथन दिया है कि सेना कर्मी सैनिक बहादुर होते हैं, सभी सैनिक कर्मी रत्न प्राप्त करेंगे और देवेश एक सैनिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं। तो ये निष्कर्ष में कह रही है देवेश रत्न प्राप्त करेगा। ये बात सत्य है, असत्य है, सही है, गलत है? हाँ सत्य है। क्यों? क्योंकि ये कह रिया है देवेश एक सैनिक है, तो सैनिक क्या पढ़े करेगा? रत्न प्राप्त करेगा। और सैनिक कर्मी बहादुर होते हैं, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। तो 32 में क्या कह रखा है, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। देखिए 32 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कह रखा है, देखो सुनो इधर। देखो, एक का घन करूंगा, एक हो जाएगा, माइनस एक कर दूंगा तो 0। दो का घन कितना होता है? 8, माइनस एक कर दूंगा 7। ठीक है, वहीं 5 का घन कितना होता है? हाँ, 3 का घन कितना होता है? 27, माइनस एक कर दूंगा 26। 4 का घन, ये 4 का घन, और उसके बाद यानी भिन्न संख्या पूछ लिया ना। 4 का घन कितना होता है? 64, माइनस एक कर दूंगा 63 आता। तो यहाँ पर 64 ही दे दिया, ऑप्शन नंबर सी। मतलब घन करके एक कम कर दिया था, और ये बात इसमें गलत करी है, इसने कम करा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करें तो देखो इसमें भी क्या है, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। ये कथन दिया है दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकालने के बारे में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि वे गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते हैं। सूचना है दिल्ली में। देखो क्या करना है इसका, सुनो इधर। बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वे गरीब हैं और स्कूल शुल्क वहन नहीं कर सकते। देखो, ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनर्मिलाप के लिए सरकार को तुरंत ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। दूसरे में कह रहे हैं शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 33 की यदि हम बात करें तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी केवल पहला ठीक है, यानी ए सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में क्या कह रखा है, देखो ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची की प्रवृत्ति का अनुसरण करता है? अनुसरण करता है, देखो समझो इसे कैसे करेंगे। देखो, ये जो शब्द लिखे हैं इनमें एक शब्द पकड़ लो, देखो बी। पहले पहले शब्द में पहला वी है, इसमें दूसरे स्थान पे भी, इसमें तीसरे स्थान पे है, इसमें चौथे स्थान पे है, इसमें पांचवें स्थान पर है, अब आएगा छठे स्थान पर। ठीक है ना, छठे स्थान पर देख लो कौन से में है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये ही है ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 की। 35 में क्या कह रखा है, देखो 35 में कहा है पी के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है, के एक्स का भाई है, पी के केवल 2 बच्चे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 35 की यदि हम बात करें तो पढ़ लेना, पढ़कर ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 की बात कर रहे हैं। देखो 36 में क्या कह रखा है, जरा यहाँ आ जाइए। 36 में कहा है, 36 में क्या कहा है कि पहले ये है, देखो इसका इतना कोना काट दिया, इसे हटा दिया, ये बन गया। अब ये है, इसका ऊपर का कोना काट दो, क्या बनेगा? तो 36 की यदि हम बात करें तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये बनेगा। ठीक है ना, देखो ये दे रखा सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 भी हमारा क्या है, कथन वाला आ गया। कथन है, क्या कथन है? ये कह दिया है कि दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग जो है डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। चलो भी देखते हैं पीड़ित हो रहे हैं, आगे क्या कह दिया है। हमें कार्रवाई दी है क्या? शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। बात सही है। दूसरा, दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों में चला जाना चाहिए। गलत है, क्यों जाएंगे भाई? तीसरा, लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन का उपयोग करना चाहिए। ये बात ठीक है। अब कौन सा कथन है, यानी पहला और तीसरा सही है, देख लो कौन से ऑप्शन में है पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में क्या कहा, देखो
38 में कह रहा है हमसे जिस पृष्ठ पर 2 बिंदु है उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे। मतलब कुल मिलाकर के हमसे 2 का विपरीत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं। 2 का विपरीत क्या होगा, देखो कैसे करेंगे। 2 का विपरीत पूछा है तो देखो भैया, एक कॉमन पासा ले लो, कॉमन पासा ले लो। यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, और जब 5 से घुमाओगे इधर को तो 5 क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 5, 5 से बनेगा 3 और 3 से बनेगा 2। अब इसे ले लो, ये 5 है, यानी 5, 5 से घुमाएंगे 4 और 4 से कितना बनेगा 6, ये आ गया। 2 का विपरीत 6, ऑप्शन नंबर सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है 39 से 39। 39 में क्या कह रखा, ये कह रखा हमसे कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो भैया मैं बताता हूँ क्या आएगा, सुनो पहले ध्यान से। देखो भाई कैसा होगा, ये 6 है, अगर मैं 6 को 2 से भाग दे दूं तो कितना आएगा 3। अब ये है 11, 11 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22। अब 22 में मैं 3 जोड़ दूं कितना आ जाएगा 25। यही वाला नियम सब में लगा दो। 8 को 2 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा 4। 6 को मैं 2 से गुणा करूंगा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की तो नेक्स्ट यही रूल इसमें लगा दो जो तीसरा दे रखा। ठीक है, देखो 5 को 2 से गुणा करूंगा, 5 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 10। अब 10 में कितना जोड़ना है 16 आ जाए तो 6 जोड़ेंगे हम। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 की मैं बात करूँ तो 12 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 12 को मैं 2 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा 6, और ये तो 6 आ गया, और इसे 2 से गुणा करूंगा 5 को तो 5 दूनी 10 और 6 16, ये आंसर बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो 40 में क्या क्या रखा सुन लो, कथन और निष्कर्ष वाला भैया। देखो कथन पढ़े, बताइए कि विकल्प में दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों के तर्कसंगत के रूप में अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो 40 में हमसे क्या कह दिया है कि सभी सेब संतरे हैं, सभी संतरे केले हैं। तो देखो सभी सेब संतरे हैं, ये हो गए आपके सेब, और सभी सेब क्या कहता रहा, वो सभी सेब क्या है संतरे हैं, और वो कह रही है सभी संतरे केले हैं। सभी संतरे क्या हो गए केले। तो देखो कैसे करेंगे हम, सभी सेब संतरे हैं और सभी संतरे केले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 की यदि मैं बात करूं तो इसका मेरे ख्याल से सभी सेब केले हैं, सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाहर को जाते हैं तो सभी और कुछ दोनों सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे क्या कह रखा, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है भैया, गिन लो कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ही हो गया 13, एक ही हो गया 14, एक ही हो गया 15, एक ही हो गया 16, है जी। सही से गिनोगे तो आपको पता लग जाएगा, यानी इसमें 20 त्रिभुज है भैया, इसमें 20 त्रिभुज है। देखो कैसे, 1 2 और एक ये पूरा 3 हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 चौक 12 हो गए, और 1 2 और 3 इसमें हो गए, 1 2 और एक ये पूरा 3, 12 हो गए, 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 और 3 कितने हो गए 18, और एक ये बन गया बड़ा वाला 19, और एक ये बन गया बड़ा वाला 20। राइट आंसर आपका 20। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में क्या कह रखा हमसे, 42 में कहा है कि 5 विद्यार्थी एम एन ओ पी क्यू एक पंक्ति में खड़े हैं। ओ जो पंक्ति के बाईं ओर तीसरा है, एम के निकटतम दाईं ओर है, क्यू बाईं ओर है दूसरा है, क्यू के किसी छोर पर नहीं है, एम के दाईं ओर तीसरा, पी के पंक्ति के एक छोर पर है, तब बीच में कौन है। देखो इसकी यदि हम बात करें तो ये आराम से सेटलमेंट का क्वेश्चन है, मतलब बैठा लेना। यानी 5 विद्यार्थी हैं, एम एन ओ पी क्यू, क्यू एक पंक्ति में खड़ा है, जो खड़ा है ओ जो पी के बाईं ओर तीसरा, तो इन्हें रख लेना ऐसे, ठीक है ना। एम एन पी कौन सा कहाँ पर आएगा रख लेना, ये हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है।
आपसे ये पूछ रहा था कौन पंक्ति के बीच में है, क्वेश्चन नंबर 42 में। तो इसमें यदि आप करेंगे ना तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो, फिर हमसे ये पूछ लिया कथन दे रखा क्या, देखो इधर कथन दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। देखो इसमें कहा है सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं, कुछ पक्षी मछलियां हैं। देखो ये हो गए सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं, यानी ये हो गए आपके पालतू पालतू प्राणी, सभी पालतू प्राणी क्या है, ये पक्षी हैं। कह रहे कुछ पक्षी मछलियां हैं, अब देखो कुछ पक्षी मछलियां हैं, ये हो गया मछली। यदि हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 43 की यदि मैं बात करूं तो इसमें ये क्या कह रहा कि कुछ मछलियां पालतू प्राणी, अरे मछली है पालतू प्राणी नहीं होगा, सभी पक्षी मछलियां हैं तो पक्षी है मछलियां सभी तो है ही नहीं, कुछ की बात करें यार तो इसमें से कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। 43 की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 में क्या कहा जरा देखिए, 44 में क्या रखा है कि एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, 7 साल पहले उसकी उम्र का गुणनफल 42 था, तो भाई की उम्र क्या होगी। देखो भाई कैसे करेंगे इसे, तो देखो कैसे करेंगे। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, ठीक है ना, तो बहन से 6 साल बड़ा है कौन, भाई। तो बहन है, बहन की आयु कितनी मान लेंगे, जो बहन है बहन की आयु मान लो x, और भाई बड़ा है तो भाई की आयु कितनी हो जाएगी, भाई की हो जाएगी x+6। वो कह रही है 7 साल पहले, तो 7 साल पहले इनकी उम्र का गुणनफल 72 था, तो इसमें 7 घटा दो तो x-के 7, फिर कह रही है दोनों का गुणनफल तो गुणा, अब जब इसमें माइनस के 7 करेंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा 1, और बराबर कितना रख देंगे 72। जब इस समीकरण को हल करोगे तो आपका 19 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो 45 में क्या क्या रखा, ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, 3 साल बाद सी इसमें शामिल होता है, तो ए बी और सी की आयु का औसत 22 वर्ष हो जाता है, तो सी की आयु क्या होगी। देखो ए बी की औसत आयु 18 वर्ष है, इनका जब योग निकालेंगे ए प्लस बी का योग जब निकालेंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। अब वो कह रही है 3 साल बाद सी शामिल होगी, अब 3 साल बाद इनकी आयु कितनी होगी, तो 3 साल बाद जो है 3 वर्ष ए की जुड़ेगी और 3 वर्ष बी की, तो 3 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 3 साल बाद कितनी हो गई 42 हो गई। अब वो कह रिया है कि इन तीनों की आयु का औसत 22 है, तो तीनों की आयु निकाल दो। देखो ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों की कितनी हो जाएगी, तीनों की हो जाएगी 22 × 3, तो 22 कितना आ गया 66। सी की आयु पूछ रहा भाई, दोनों की ये है और तीनों की ये है, तो ये जो 66 है ये 66 में से 42 घटा दो। जब 66 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 गए, 6 में 2 गए 4 बचा, और इसमें से 24 वर्ष आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीके जीएस का, यानी सामान्य ज्ञान का। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 46 में कहा है प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, तो प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर की यदि हम बात करें तो ताम्रलिप्ति था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करें तो इसमें कहा है कि खिज्र खां ने कौन से राजवंश की वंश प्रारंभ किया था, मतलब जो खिज्र खां था इसने कौन से वंश की स्थापना की थी, ये हमसे पूछा है, तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। क्वेश्चन नंबर 48 की यदि हम बात करें तो 48 में हमसे पूछा है कि राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा यानी खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो बाबर ने भैया 4 युद्ध लड़े थे, 26, 27, 28 में, ठीक है ना, 29 में, 30 में मर गया था। तो खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, बाबर राणा सांगा के बीच, और खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 में हुआ था, तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 में हमसे पूछा है कि अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई क्या है, यानी अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो 106 किलोमीटर लगती है, और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की अफगानिस्तान से ही
लगती है, ज़्यादा लगती है बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो 50 में हमसे पूछा हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो भैया स्वर्ण रेखा नदी पर आपका हुंड्रू जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं हम 51 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी की यदि मैं बात करूं तो जो नर्मदा है वो प्रायद्वीपीय नदी है। और क्वेश्चन नंबर 52 की यदि हम बात करें तो 52 में हमसे कहा है कि मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार से सहन कर सकती है उस भार को क्या कहते हैं? तो भैया उसे कहते हैं धारिता क्षमता। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 में हमसे कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 की यदि मैं बात करूं तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी जो मौलिक अधिकार है ना उनकी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 54 की यदि हम बात करें तो 54 में हमसे क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिए इस पर भी। 54 में कह रखा हमसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय प्रस्तावना की संबंध में कौन सा कथन सही है ये हमें देखना है। तो भैया यह संविधान का भाग नहीं है, गलत है। इससे 72 में संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था, गलत है। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा जब सारे गलत है तो। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 में क्या कहा हमसे? 55 में हमसे कह रखा है इसने कि निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने? तो भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, कब बने थे? तो ऑप्शन नंबर बी 67 से 69 के बीच बने थे। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 में कह रखा आईपीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो जो आईपीएल मैच होते हैं ना उनकी फुल फॉर्म पूछिए, आईपीएल की फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 56 में। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिगरेशन या इंडियन प्रीमियर लीग होता है आईपीएल, लेकिन इसमें इंडियन प्रीमियर लीग, तो इंडियन तो कहीं शब्द दे नहीं रखा, तो पब्लिक इंटरनेट लिमिटेशन हो जाएगा। आईपीएल दूसरा है, वो वाला आईपीएल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 57 की। तो 57 की यदि मैं बात करूं तो हमसे पूछा है किस आयोग या समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो भैया हरियाणा राज्य के गठन की यदि मैं बात करूं तो सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति के आधार पर उसका गठन किया गया था 1966 में। ठीक है, तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की। तो 58 में क्या कह रखा है इसको भी सुन लीजिए कि भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? तो मौर्य वंश से यानी जो अशोक की लाट थी वहां से लिया गया था भारत सरकार का प्रतीक। और यदि मैं बात करूं तो उसमें 4 पशुओं के अंकन मिलते हैं। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की तो सत्यमेव जयते उससे संबंधित नहीं है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा है कि मांग वक्र किसके अधीन नियत होता है, अनियत होता है? जो मांग वक्र है वो किसके अधीन अनियत होता है? इसकी यदि मैं बात करूं तो आपका आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार, ऑप्शन नंबर डी। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 में हमसे पूछा है मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 में हमसे क्या कह रखा? अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना? तो अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य देश बना था आपका फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 62 की यदि हम बात करें तो 62 में कह रखा है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया वह कौन थी? तो भैया वह थी आपकी आलिया मीर। क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करें, 63 में कह रखा है कि हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बना है? तो भैया वो बना है आपका क्वेश्चन नंबर 63 की मैं बात करूं तो राजस्थान। ठीक है, और भैया उत्तर प्रदेश भी था इसमें। आगे बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 64 की। देखो इसमें पहले उत्तर प्रदेश था, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 में थोड़ा संशय है, सन नहीं दी है ना, इसलिए संशय वाला क्वेश्चन है। आगे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश भी हो सकता है अगर सन देता तो। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। 64 में हमसे कह रखा है हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन, ठीक है ना, मैगलन ने किस
ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है। ठीक है, तो 64 का आंसर हो जाएगा, यानी शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी होने की आशंका दी है अमेरिका के मिशन मैगलन ने। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 की यदि मैं बात करूं तो इसमें हमसे क्या पूछा है, 65 में हमसे पूछा है कि हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में किस क्रम पर सबसे प्रदूषित शहर है। तो भैया ऑप्शन नंबर सी, यानी पूरे विश्व में चौथे नंबर पर आता है और भारत में दिल्ली पहले नंबर पर आता है। यदि हम बात करें 2024 की वर्तमान में, तो दिल्ली के बहुत बुरे हाल है भैया, कृत्रिम वर्षा वहां पर कराने की संभावना है। आगे बात कर रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन है, और कंप्यूटर का जो 66वां क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। इसमें हमसे पूछा है 66 में क्या, कि कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो भैया कंप्यूटर में शब्द के आकार की यदि मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कि एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 67 में हमसे पूछा है कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को के रूप में मापा जाता है। तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर की जो गति है उसे किस रूप में मापते हैं, तो देखिए उसे क्लॉक स्पीड कहते हैं, यानी घड़ी की गति। क्वेश्चन नंबर 68 की यदि हम बात करें तो 68 में क्या कह रखा है, क्या कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, और कंप्यूटिंग और पारंपरिक कंप्यूटिंग और पर ध्यान केंद्रित करता है। अब देखो 68 में कौन सा आएगा, ध्यान दीजिए इसकी बात करें 68 की। 68 की यदि हम बात करें तो कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग जो है वो ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, और पारंपरिक कंप्यूटर डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की, तो 69 में क्या कहा है इसको भी देख लीजिए। 69 में हमसे क्या रखा है, एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। एनएलपी के संबंध में, तो एनएलपी की यदि मैं बात करूं तो पहला देख लेते हैं एनएलपी, यानी एनएलपी प्रत्याशित है, गलत है, ये प्रत्याशित है ही नहीं, तो 69 का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 में हमसे क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिए इस पर भी। 70 में हमसे पूछा है, क्या पूछा है, अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोग जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न, वे क्या कहे जाते हैं। ठीक है, तो भैया वे कहे जाते हैं आपके विशाल डेटा, यानी बिग डेटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, तो 71 में हमसे क्या कह रखा है इस पर भी ध्यान दीजिए। 71 लो, इतना ले लेते हैं हिंदी हिंदी का पोर्शन, क्योंकि हिंदी में ही आप अच्छे से समझ सकते हैं, हिंदी हमारी राज्य भाषा राष्ट्रभाषा है। 71 में क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो भैया ये तो आपका क्लाउड सेशन थे, ठीक है ना, क्लाउड सेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 71 का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 में कहा है कि SSD का अर्थ क्या है। तो भैया SSD का अर्थ है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। और वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, तो 73 में क्या कह रखा है, जरा इसको भी सुन लीजिए। 73 में कह रखा हमसे कि MOEMS का पूर्ण रूप क्या होगा। तो भैया इसका पूर्ण रूप होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगा ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सॉफ्टवेयर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के, और डबल लैंग्वेज में दिए हैं, और डबल लैंग्वेज में ही आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेन्यू आइटम नहीं है। तो 2016 में डेटा नहीं था, बाकी सब थे। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या कहा है, यहाँ पर देख लीजिए। 75 में कहा है पूर्व निर्धारित मानों के साथ, अरे रुक जा भाई, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने की सुविधा को क्या कहा जाता है, तो ऑटोफिल कहा जाता है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, तो 76 में हमसे क्या कह रखा है, जरा ध्यान दीजिए इधर। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेफरिक है? तो कौन सा फॉन्ट सेंस सेफरिक है, इसकी यदि मैं बात करूं तो ये आपका एरियल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, तो 77 में क्या कह रखा है देखो। निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? तो फॉर्मेट विंडो नहीं, डेवलपर विंडो शिफ्ट नहीं, व्यू विंडो फ्लिप्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की हम बात करें तो 78 में हमसे क्या कहा है कि ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या दर्शाता है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। भाई बीसीसी की फुल फॉर्म की यदि मैं बात करूं तो यही हो जाएगी, यानी ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। बी से ब्लाइंड, सी से कार्बन और सी से कॉपी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। 79 में क्या कहा है, 79 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? ठीक है, इंटरेक्टिव, तो नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हमसे ये पूछा है, तो भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ये राइट आंसर, प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, जो कि हमारा कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन है 80। इधर ध्यान दो, क्या कह रखा है, कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कंप्यूटर के बारे में कौन सा कथन सही है, जरा देखो। पहले कथन की बात कर रहे हैं, इसमें कह रखा है कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है, गलत। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, गलत। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है, गलत। और इसमें डी में क्या कह रहा है, जब तीन गलत हो गए तो चौथा ही सही होगा। और देख लो, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित पुनः प्राप्त करने से संचित करता है, तो डी ऑप्शन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। दोस्तों 20 क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से संबंधित 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए 5 7 8 मिनट में 20 क्वेश्चन आपसे निपटा देते हैं हम अपने। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। प्लीज़ भाई साहब, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना क्लास को, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो सके। आप दूसरों के लिए कभी भी बुरा मत सोचिएगा, आप अच्छा सोचो तो आपके साथ अच्छा ही, और ये निश्चित है, आज आप किसी के बारे में बुरा सोच लो, बुरा कर दो, तो कभी ना कभी आपका भी बुरा होगा। तो भैया अच्छा करो सबके लिए, मेरे लिए भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका ही फायदा होगा। और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सब्सक्राइब कर दिया? चलो उम्मीद करता हूँ कर दिया होगा। लाइक तो कर दो यार, एक लाइक में क्या बनता। चलो पहले सब्सक्राइब और लाइक करो। चलो क्वेश्चन नंबर 81, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 5 सबसे बड़े बड़े नगर कौन से हैं? तो भैया सबसे बड़े पहले तो कानपुर आता है, फिर लखनऊ आता है, फिर वाराणसी, ये मिल गया ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा कानपुर, फिर लखनऊ, फिर वाराणसी, आगरा, मेरठ, ठीक है ना। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। इसमें हमसे कहा उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई, ठीक है ना। तो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की यदि मैं बात करूं तो ये लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रखा, 84 में हमसे कहा है कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भैया संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण दृष्टि करना। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा है कि पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलापति त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 86 की यदि हम बात करें तो इसमें पूछा कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो कन्हैयालाल मणिकलाल
केंद्रीय हिंदी संस्थान आपको उत्तर प्रदेश के आगरा में है, जहाँ पर ताजमहल बना हुआ है। तो 86 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 की यदि हम बात करें तो 87 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। तो भैया ये सहरिया नहीं पाई जाती। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 में हमसे क्या कह रखा है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका यानी कल्याण प्रकाशित होती है। तो जो कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है ये गोरखपुर से होती है। क्वेश्चन नंबर 89, देखो क्या कह रखा है इसमें। 89 में हमसे कह रखा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा। इधर ऐतिहासिक स्थल है यानी मेला है और इधर क्षेत्र है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा है 89 में। तो देखो, जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, सही है। बटेश्वर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है, सही है। और बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में लगता है, यही बात गलत है और यही आपका राइट आंसर है, नहीं वाला पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 की यदि हम बात करें तो 90 में क्या कहा है, कह रहा है कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या यहाँ मर गए थे। तो भैया यहाँ मर गए थे, इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। इसमें कह रखा किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। तो काशी को भारत का एथेंस कहने वाले फ्रांसीसी व्यक्ति थे वर्नियार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की। तो इसमें कह रखा है कि अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसमें दे रखा है लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी। हाँ सही है, यही सही है। दूसरा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, नहीं, ये गलत है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 की। 93 में कहा हमसे उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार आपके सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि सोनभद्र से लगता है। क्वेश्चन नंबर 94 में हमसे क्या कहा है, 94 में हमसे कह रखा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। तो प्रयागराज नहीं है, बाकी ये तीनों आगरा, खुर्जा और मेरठ है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की। तो 95 में हमसे क्या कहा है, ये कह रखा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। कौन सी दर्शाती हैं, तो वो दर्शाती हैं आपकी सेवाएं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। तो 96 में हमसे पूछा है कि यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये तो वेरी सिंपल, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय हमसे पूछा है कानपुर में है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की। 97 में हमसे कह रखा प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो जो प्रयागराज है ना, अल्फ्रेड पार्क है, उसका नामकरण कर दिया है तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रख दिया, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 98 की यदि मैं बात करूँ तो 98 में क्या कह रखा है, 98 में कह रखा है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की। तो 99 में हमसे पूछा है कि भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से थे या कौन से हैं। तो भैया 99 का आंसर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यानी यहीं पर तो सबसे ज्यादा फसलों ने उत्पादन दिया था। क्वेश्चन नंबर 100, अंतिम क्वेश्चन चाहे जो भी हो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और ये मैं अंतिम क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ। तो देखिए 100 क्वेश्चन मात्र पौना घंटा, यानी अभी 45 मिनट हुए भी नहीं है, 44 मिनट देखो टाइम, पूरे 44 मिनट में 100 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए हैं, जिसमें कंप्यूटर के भी थे, रीजनिंग के भी थे, यूपी जीके के, सामान्य ज्ञान के, हिंदी के थे। ठीक है, तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप फ्रॉम यूपी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपसे फिर मुलाकात होगी। क्वेश्चन नंबर कह रखा है यूपी की प्रमुखतम तिलहन फसल कौन सी है, ये बताना।
तो चलिए भाइयों, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बने रहिए आप हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।